हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका गंगा के पाठ 12 जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, घर की याद। दोस्तों, यह गंगा पाठ्य पुस्तिका के काव्य खंड से लिया गया पाठ है। आज हम लोग घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, घर की याद सभी को आती है। जब भी हम कभी घर से बाहर निकल जाते हैं तो हमें अपने घर की याद सताने लगती है, क्योंकि घर में हमारे सभी अपने रहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने यह कविता उस समय लिखा था जब वो जेल में थे। जेल में क्यों थे आप जानते हैं? क्योंकि जिस समय ये कविता वो लिख रहे हैं उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन का वो समय था जब भवानी प्रसाद मिश्र भी उसमें शामिल होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और अंग्रेज भवानी प्रसाद मिश्र और उनके साथ जितने भी लोग थे जो कि देश की आजादी में सहयोग दे रहे थे, उन सबको पकड़ पकड़ कर जेल में भर दिया था। और वो जेल में ही बैठे थे, उसी समय बहुत तेज बारिश हो रही। उन बारिश को देखकर उनके मन में चिंता हुई कि घर में जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके माँ, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहन और उनके सभी परिवार के सदस्य, वो मन ही मन चिंतित होंगे कि मैं इस समय कहाँ हूँ, जेल में मैं कैसे रह रहा हूँ, पानी से मैं बच रहा हूँ या नहीं। उन्होंने अपनी उसी चिंता का वर्णन इस काव्य में किया है। घर की याद, उन्हें घर की याद, अपने सभी परिवार के सदस्यों की याद आ रही है, वो कैसे रह रहे हैं इसकी भी उन्हें चिंता हो रही है। और साथ ही साथ उन्हें चिंता हो रही है कि ये जो मुसीबत का समय आया, पानी गिर रहा है, इन सब के बारे में हमारे परिवार के सदस्य क्या सोचते होंगे। तो पहले दोस्तों हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय से परिचित होंगे और फिर उनके द्वारा रचित उस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हुए इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। साहित्य के साथ साथ इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी सहयोग दिया था। एक कवि के रूप में भी इन्होंने अपनी भागीदारी उसमें प्रमुख रूप से दी थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत ही चर्चित है, जिनमें गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। दोस्तों, बुनी हुई रस्सी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कवितांतर, शतदल, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या आदि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध भी कविता है। दोस्तों, बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन सन 1985 ईस्वी में हो गया था। दोस्तों, अब इनके द्वारा रचित कविता जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में है, अब हम लोग इनकी कविता को बहुत सुंदर तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले हम लोग कविता का पाठ करेंगे। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा। अब सवेरा हो गया है। कब सवेरा हो गया है ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ मैंने, क्योंकि बादल की अंधेरी है, अभी तक भी है घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। दोस्तों, अब हम लोग इतने दूर की व्याख्या को समझकर फिर हम लोग कविता को समझेंगे। दोस्तों, पहले 4 पंक्ति में कवि कहते हैं आज पानी गिर रहा है, मतलब वो बता रहे हैं कि अरे आज बारिश शुरू हो गई है। बहुत पानी गिर रहा है, मतलब कोई थोड़ी मोड़ी बारिश नहीं हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा है, मात्र मूसलाधार बारिश नहीं हुई, ये मूसलाधार बारिश कितनी देर तक हुई है? रात भर होती रही है। और इस तरह की मूसलाधार बारिश को देखकर मेरा प्राण मन घिरता रहा है। मेरा जो मन है वो अपने घर को लेकर चिंतित हो रहा है कि हमारे घर में कितना पानी भर गया होगा, हमारे घर के लोग मुझे लेकर कितना चिंतित हो रहे होंगे। यह सब कवि जेल में बैठे बैठे सोच रहे हैं। दोस्तों, भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो एक खासियत है वो यह है कि उनकी कविता को समझने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो उनकी कविता के पंक्ति को आप पढ़ रहे हैं, अर्थ भी वही निकलेगा। कवि कहते हैं अब सवेरा हो गया है, मतलब सुबह हो चुका है। कब सवेरा हो गया, मतलब उनकी सोचते सोचते आधी रात के बाद आंख लग गई और कब सुबह हुआ उन्हें पता नहीं चला। ठीक से मैंने न जाना, मतलब कब सुबह हुई ये बात वो ठीक से नहीं जान पाए थे, क्योंकि उनकी आंखें लग गई थी, उन्हें नींद आ गई थी। बहुत सोकर सिर्फ माना,
मतलब वो ये मान लिए कि मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। अगली चार पंक्ति है, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब रात वाली छाप है सब। दोस्तों, रात बीत चुकी है, बारिश रात भर हुई है, सुबह अब हो चुका है, लेकिन बादल की अंधेरी मतलब पूरे आकाश में काले बादल अभी भी छाए हुए हैं, आकाश अभी भी काला है अभी तक है अभी तक भी घनेरी, और पूरे आकाश में घन मतलब बादल चारों तरफ अभी भी छाया हुआ है। अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब, मतलब रात में जो बारिश हुई है जिसके कारण चारों तरफ पानी भर चुके हैं, वो अभी भी भरी हुई है। मतलब जो बारिश के कारण जो कहर ढा जाता है, घर घर में पानी घुस जाते हैं, वो सब अभी भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ अभी भी पानी भरे हुए हैं, लोगों को अभी भी उससे राहत नहीं मिली है, और अभी भी आकाश में बादल छाए हुए हैं। आगे कवि कहते हैं, गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। कवि कहते हैं कि फिर से बारिश शुरू हो गई, गिर रहा पानी झराझर, मतलब फिर से बारिश स्टार्ट हुई और झर 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 पानी बहना शुरू हो गया। हिल रहे पत्ते हराहर, पेड़ पौधों के जो हरे हरे पत्ते हैं, बारिश के साथ हवा भी है, और जिसके कारण पत्ते हवा में झूम रहे हैं, हिल रहे हैं। बह रही है हवा सरसर, और ठंडी ठंडी हवा सर 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 बहती जा रही है, जिसके कारण उनके शरीर कांप रहे हैं, उनका मन कांप रहा है, उनके प्राण कांप रहे हैं, और वो चिंतित हो रहे हैं अपने घर के लोगों को लेकर कि वो कैसे रह रहे हैं। वो हमारे लिए चिंतित हो रहे होंगे कि मैं कैसे रह रहा हूँ। कांपते हैं प्राण थर थर, और मेरे प्राण ये सब सोच कर ही कांप रहे हैं। मैं थर थर कांप रहा हूँ अपनी ओर से घर की चिंता को लेकर, और घर वाले जो मेरी चिंता कर रहे हैं, इन सब को सोचकर मेरे प्राण थर थर कांप रहे हैं। अगली पंक्ति है दोस्तों, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का कूर है जो। कवि कहते हैं कि बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और हर नजर में तिर रहा है, और मेरे नजर के सामने घर घूम रहा है, घर तैर रहा है मेरे नजर के सामने, घर के एक एक लोग मेरे नजरों के सामने घूम रहे हैं। मेरा पूरा घर पानी से किस प्रकार भर गया होगा, यह सब मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, मेरा जो घर मुझसे दूर है, मैं अभी उन्हें अपने नजरों से देख नहीं पा रहा हूँ, मैं उनसे दूर हूँ, वो घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। वो कहते हैं घर खुशी का पूर है जो, ये घर मेरा जो घर है वो खुशी का नगर है, पूर का अर्थ होता है नगर, वो मेरी खुशी का नगर है, मेरी खुशी का ठिकाना है, मेरा घर जहाँ जाकर मुझे खुशी मिलती है, जहाँ रहकर मुझे खुशी मिलती है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कभी अब बता रहे हैं कि उनके घर में कौन कौन है। वो कहते हैं कि उनके घर में उनके चार भाई हैं, और उनका जो घर है वहां पर उनकी बहन जिनकी शादी हो गई है, वो अभी अपने मायके आई हुई है, वो अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आई है। बहन आई बाप के घर, और बहन कहाँ आई है तो अपने बाप के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, वो इंसान जो अपनी दुख की वेदना से भरा हुआ है, मानसिक संताप से भरा हुआ है, क्योंकि उनके जो पिता है वो अभी अपने पुत्र को लेकर चिंतित होंगे कि इस बारिश में उनका पुत्र कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है, जेल में वो कैसे रह रहा है। वो तो दुख से भरे हुए होंगे, चिंतित होंगे। ऐसे में वो अपनी बेटी का स्वागत क्या करेंगे, वो अपनी बेटी का स्वागत किस प्रकार कर पाएंगे। तो वही कहते हैं हाय रे परिताप के घर। परिताप का अर्थ होता है दुख से भरा हुआ इंसान, मानसिक वेदना से भरा हुआ इंसान। अब हम लोग अगली पंक्ति को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ तक उन्होंने घर को लेकर चिंता प्रकट की और घर में उनके कितने लोग हैं इसके बारे में बताया। अगली पंक्ति है, आज का दिन दिन नहीं है क्योंकि इसका छिन नहीं है, एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। कवि कहते हैं कि आज का दिन मेरे लिए कोई दिन के बराबर नहीं है, मुझे इस दिन में एक जरा भी चैन सुकून नहीं मिल रहा है। आज का दिन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्यों मायने नहीं रखता है? क्योंकि इसका छिन नहीं है रे। छिन समय का एक पैमाना है,
छिन मतलब क्षण, क्योंकि इसका कोई एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, वो एक क्षण भी सुखदायक नहीं है, कष्ट से भरा हुआ है। एक छिन 100 बरस है रे, मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे घर की इतनी याद आ रही है, एक एक क्षण बिताना, छिन मतलब क्षण, एक एक क्षण बिताना मेरे लिए 100 बरस के बराबर है। मेरा मेरा समय नहीं कट रहा है, मेरी दिन नहीं कट रही है, हर समय मुझे घर की याद आ रही है, अपने घर के लोगों की याद आ रही है। हाय कैसा तरस है रे, हे भगवान ये मुझ पर आप जरा सा भी तरस नहीं खाते हैं, मुझे जरा सा भी मेरे ऊपर कोई दया नहीं करता है। वो दुख से पीड़ित है, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। वो कहते हैं कि घर भी एक ऐसा चीज है जहां पर सबके सब जुड़े हैं, सबके सब मिले हैं, इसी घर में हम लोग जन्म लिए, इसी घर में हम लोग पले बड़े हैं। आज इतने बड़े होने के बाद भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस घर के कारण ही सबके सब इतने कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो हम चार भाई और चार बहनें इस घर से ही जुड़े हुए हैं। हमारी जो हम सब भाई जो हैं वो इस घर की भुजाएं हैं, और हमारी बहनें इस घर का प्यार है। वो हम सभी भाई बहन इस घर के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और ये घर हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस पंक्ति में कवि ने यही बताया है कि यह घर है जिसके कारण हम सभी भाई बहन आपस में जुड़े हुए हैं, और ये घर ही है जिसने हम सबको जोड़ कर रखा है। हम सभी भाई इस घर की भुजाएं हैं, और हम सभी बहनें इस घर के लिए एक इस घर का प्यार है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में मैं इनमें सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब इन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया कि इनकी जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वो दुख के जीवन में भी उन्होंने इन सारे भाई बहन को पाला पोसा। और ये कवि बता रहे हैं कि हम लोग जो इतने बड़े हुए हैं, इन पढ़े लिखे हैं, वह सब अपनी माँ के कारण, क्योंकि वो अनपढ़ होते हुए भी हम सबका पूरा ध्यान रखी, हम सबको पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। गढ़ने का अर्थ होता है निर्माण, गढ़ी का अर्थ होता है निर्माण, कि हम सभी भाई बहनों को उन्होंने बड़ा करके हम सबका एक अस्तित्व बनाया। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ एक ऐसी चीज है, माँ एक ऐसी कहे उनको कि माँ का जो गोद होता है, उनकी गोद में यदि हम सर रखकर सो जाए, तो जैसे ही हम उनकी गोद में सर रखते हैं, फिर हमारे जीवन में रख लिया तो दुख नहीं फिर हमारे जीवन में किसी भी तरह का दुख नहीं होता है, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी जो स्नेह धारा है, उनका जो स्नेह होता है, उसके बारे में कहा तक बोलूं ये संभव नहीं है। यहाँ तक भी पसारा, मतलब माँ का जो स्नेह है वो ब्रह्मांड से भी बड़ा है, उनकी गहराई ब्रह्मांड में उसके सामने छोटा है। उसे लिखना नहीं आता है जो कि उसका पत्र पाता, मतलब जो भी उस माँ जिसके भी पत्र को पाती है, वो पत्र लिखकर जेल से अपनी माँ को भेजते हैं, माँ उसे पढ़ पाती ही नहीं है, किसी और के थ्रू पढ़वाती है, और वो पत्र को लिख भी नहीं पाती है क्योंकि उन्हें लिखना भी नहीं आता है। लेकिन उनकी जो स्नेह धारा है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो अंदर जो प्रेम भाव है, वो उसका कोई था नहीं ले सकता है। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है, पिताजी भोले बहादुर, पत्र भुज नवनीत सा उड़। कवि कहते हैं कि ये जो पानी है वो कंटिन्यू गिर रहा है, बारिश लगातार हो रही है, और इतनी बारिश होने के कारण उनका घर पक्का चतुर्दिक घिर रहा है, चारों दिशाओं से उनके घर में पानी घुस रहा होगा, चारों दिशाओं से पानी भर रहा होगा। पिताजी भोले बहादुर, उनके जो पिताजी हैं वो भोले हैं पर बहादुर हैं। वज्र भुज, उनकी जो भुजाएं हैं उनके अंदर वज्र के समान शक्ति है, बहुत ताकतवर भुजाएं हैं उनकी। लेकिन नवनीत सा उर, उर का अर्थ होता है दोस्तों हृदय, और नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। मक्खन हाथ में लेने के बाद वो बहुत ही मुलायम लगता है, चिकना लगता है। उन्होंने कहा कि उनका जो भुजाएं, उनकी जो भुजाएं है उनमें वज्र के समान शक्ति है, लेकिन उनका हृदय मक्खन के समान कोमल है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए
जो अभी भी खिलखिलाए। कवि कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके उनके बुढ़ापा आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके एक क्षण भी नहीं व्यापा। उन्होंने अपने उस बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक क्षण के लिए भी वो, जैसे माना जाता है कि बूढ़े लोग अब कमजोर हो चुके होते हैं, उनके शरीर में उतना उसकी शक्ति नहीं होती है। लेकिन लेखक के जो पिताजी है वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपने बुढ़ापा को थोड़ा सा भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। उनको यदि अभी भी रेस में उतार दिया जाए तो अभी भी दौड़ जाएंगे। वो अभी भी खिलखिलाकर अपने जीवन में जवानों की तरह हंसते हैं और जवानों की तरह अपने जीवन की सभी शक्तियों को लगाकर अपने सभी कामों को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ। अब हम लोग इसके अगली पंक्ति को पढ़ेंगे। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। कवि कहते हैं कि उनके जो पिताजी हैं, उनके सामने मौत भी आने से हिचकिचाती है। वो इतने निडर होकर, बहादुर होकर जीवन जीते हैं कि मौत भी उनके सामने आने से कतराती है। शेर के आगे न बिचके, यदि उनके सामने शेर भी आ जाए तो उनके सामने भी, शेर के सामने भी डट कर खड़े हो जाएंगे। वो दुबक कर खड़े रहने वाले नहीं है। बोल में बादल गरजता, जब वो बोलते हैं, उनके पिताजी जब बोलते हैं, उनकी जो आवाज है, उनकी आवाज इतने दमदार है, लगता है जैसे बादल गरज रहा है। काम में झंझार लरजता, उनके जो काम होते हैं उनमें झंझा, जैसी झंझा एक वाद्य यंत्र है जो कंटिन्यू झन 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 की आवाज होकर बहुत ही फुर्ती की ध्वनि को निकालता है। वो कहते हैं वो जब काम करते हैं वो इतनी फुर्ती के साथ करते हैं जैसे लगता है झंझार को कोई बजा रहा है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि उनके पिताजी ने आज, वो तो आज जेल में बंद हुए और आज का जो उन्होंने रूटीन देखा अपने पिता का, कहा कि वो आज गीता का पाठ किए, फिर 260 दंड दिए। एक एक्सरसाइज होता है जब दो हाथों को जमीन पर सटाकर शरीर को ऊपर उठाकर फिर धरती से नीचे इस तरीके से बार बार ऊपर नीचे करते हैं, इसे दंड देना कहते हैं। वो उनके पिता ने 260 किया। खूब मुगदर हिला लेकर। अब लेखक कहते हैं कि वह तो मेरे पिता है, बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन वो पिता हैं जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, हर नजर में तिर रहा है। कवि कहते हैं कि जब वो नीचे आए होंगे और देखा होगा चारों तरफ पानी भर गया है, बाहर बारिश हो रही है, तो उनके मन में अपने पुत्र को लेकर चिंता आ गई होगी कि वो इस बारिश में कैसे रह रहा है, सुरक्षित है या नहीं। ये सब सोचकर उनके आंखों से आंसू आ गए होंगे। अब कवि ने वही बात फिर से कहा है कि हाय पानी गिर रहा है और मेरा घर मेरे नजर के सामने तिर रहा है, मतलब घूम रहा है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, चार भाई चार बहिने, भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि जब उनके पिता अपने भाई, उनके सारे भाई बहनों को देख रहे होंगे, तो हमारी चार भाई और चार बहनें हैं। भाई तो उनकी भुजाएं हैं और उन सबका प्यार मेरी प्यारी सी बहनें हैं। उन सबको खेलते समय वो खड़े होकर देखे होंगे और नजर उनको पड़े होंगे। उनको नजर में आया होगा कि यहाँ पर मेरा एक पुत्र नहीं है, मेरा एक बेटा नहीं है। तो ये देखकर उनको और भी ज्यादा बेचैनी हुई होगी। उनको लगा होगा कि मेरे एक बेटे को भी यहाँ होना चाहिए और उनको बहुत ज्यादा कवि की याद आती होगी और वो उनकी आंखों से आंसू निकल जाता होगा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी जिनके ऊपर कभी भी बुढ़ापा हावी नहीं हुआ, बुढ़ापा की कमजोरियां कभी उनके ऊपर नहीं दिखाई दी, एक क्षण के लिए भी वो अपने बुढ़ापा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए होंगे। आज मेरे चार भाई और चार बहनों को एक साथ खड़े होते हुए देखेंगे, उनको एक साथ खेलते हुए देखे होंगे, तो वो रो पड़े होंगे। वो बराबर पांचवी का नाम ले लेकर बार बार रो रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में यह बताया है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितने ज्यादा कोमल होते हैं। जो इंसान कठोर से कठोर इंसान भी अपने बच्चों के सामने पूरी तरह से कोमल होकर रोने लग जाते हैं और बच्चों से एक सेकंड के लिए भी दूर रहना
उनके लिए बहुत ही कठिन काम होता है। आगे कवि कहते हैं, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। उनके पिताजी के लिए यह पुत्र बहुत ही सोना था, सोने पे सुहागा था। वो कहते थे, कवि कहते हैं कि पांचवा पुत्र मैं हूँ जो बड़ा ही अभागा हूँ। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि ये मेरा पुत्र सोने पे सुहागा है। मतलब सभी बच्चे तो गुणवान है, संस्कारी है, बुद्धिमान है, लेकिन उन सब में ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा गुणी है। पिताजी कहते रहे हैं, मेरे पिता हमें हर समय कहते रहते थे, ये मेरा पुत्र सोने पे सुहागा है और प्यार में बहते रहे हैं, उनके प्यार में वो हर समय बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं कि आज उनके सोने जैसा ये बेटा, आज उनको हठी लगा होगा, इनको अपने से दूर लगा होगा, घर को कष्ट देने वाला लगा होगा, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन पर जो सुहागा बना हुआ था, उनके सोने पर सुहागा बना हुआ था, बंधा बैठा हूँ अभागा। वो तो जेल में बंद है और कुछ भी वो नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने लिए कोई चिंता अपने माँ बाप की दूर कर पा रहे हैं, ना माँ बाप की परेशानियों को दूर कर पा रहे हैं। इससे कवि ने खुद को अभागा कहा है कि आज उनको लगा होगा कि मेरा ये सोने पे सुहागा बेटा कैसा हठी है, कैसे मुझसे दूर हो गया है और बंधा हुआ है एक कोने में अभागों की तरह, जेल में बंद होकर बैठा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए, वहां अच्छा है भवानी। दोस्तों, मैंने आपको जैसे कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और कवि को चिंता हो रहा है कि उनके माँ बाप उनको लेकर चिंतित होंगे कि मेरा पुत्र कहाँ है, कैसे रह रहा होगा। तो जब उनके पिता, उनके आंखों में आंसू आ गई होगी, वो अपने पांचवें बेटे को लेकर बहुत चिंतित होंगे, तब उनकी माँ अब उनके पिताजी से कह रही होगी, दुख कितना बहा होगा। और ये कहते हुए उनकी माँ को भी कितना दुख हुआ होगा। वो कह रही होगी कि आंखों में किस लिए पानी, अपने पति से कह रही है कि आपके आंखों में पानी क्यों है, पानी आप किस लिए बहा रहे हैं। वहां अच्छा है भवानी, वहां जेल में भवानी बंद जरूर है, पर वो अच्छा है, उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, वो पानी से भीग नहीं रहा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लीक ही है। उनकी माँ बहुत ही हिम्मत वाली है और अपने पति को समझाती है कि वह तुम्हारा मन समझकर कि तुम कितने बहादुर हो और अपने देश से कितना प्रेम करते हो, अपने देश को स्वतंत्र कितना मन से कराना चाहते हो, तुम्हारे मन की ही बातों को मानकर समझकर और ये अपने देश को अपना समझकर वह गया है, ठीक ही किया है, वो ठीक गया है और जाकर वो ठीक काम कर रहा है। यह तुम्हारी लीक ही है, मतलब वो तुमसे जुड़ा हुआ ही है, जो तुम करना चाहते थे वही वो कर रहा है, जो तुम कर रहे हो वही वो कर रहा है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है ठीक वैसा ही उसका भी स्वभाव है। अगली पंक्ति है, पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जब उनके पिताजी रो रहे होंगे तो उनकी माँ उनको समझा रही होगी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने के लिए वो कूद पड़ा था और यदि अंग्रेजों के डर से वो अपने पाँव को पीछे हटा देता, आजादी की लड़ाई में सहयोग देना बंद कर देता, तो क्या वो मेरी कोख को लज्जित नहीं करता, मुझे शर्मिंदा नहीं करता। अब वो अपने पति को कहती है कि इस तरह हो ना कच्चे, तुम इस तरह से मायूस ना हो, हिम्मत को ना हारो, तुम यदि हिम्मत को हारोगे, हमारे जो और बच्चे हैं वह रो पड़ेंगे। पाँव जो पीछे हटाता कूप को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ बहुत ही सुंदर तरीके से समझाती है, उसने पैर पीछे नहीं हटाया, ये बहुत सही किया, यदि पैर पीछे हटाता तो मेरे कूप को लज्जित करता। इस तरह से तुम मत रोआ करो, अपने मन को कमजोर मत करो, यदि तुम मन को कमजोर करोगे तो तुम्हारे सभी बच्चे रो पड़ेंगे। दोस्तों, अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि तब मेरे पिताजी मेरी माँ को जवाब देते होंगे कि हाय मेरा भवानी कितना सह रहा होगा, कितनी कष्टों को वो झेल रहा होगा। फिर वो अपनी ढाढ़स बनाते हुए माँ को कहते होंगे, नहीं नहीं, मैं रोता कहाँ हूँ, जो मैं तो कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोता हूँ,
मेरे अंदर कभी भी रोने की भावना नहीं आती है। मुझे कभी रोते हुए देखा है तुमने? मुझे कभी धीरज को खोते हुए देखा है तुमने? गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी, उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झरी झारी। उनके पिताजी कहते हैं कि आज मैं ये बरसात को देखकर, आज इस पानी को देखकर मुझे भवानी की याद आ रही है। मुझे अपने पुत्र भवानी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उसे बरसात की मौसम बहुत प्यारी थी। जब भी बारिश होता था वो बाहर चला जाता था, पर वर्षा होते हुए दृश्य को देखता था, उसमें नाव चलाता था। उसे बरसात की मौसम बहुत प्यारी थी। रात दिन की झरी झारी, और रात दिन कभी भी बारिश हो वो उसके आनंद लेता ही लेता था। खुले सिर नंगे बदन व घूमता फिरता मगन व, बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लहलहाता। पिताजी कहते हैं कि खुला सिर, सिर पर कोई टोपी नहीं, कोई छाता नहीं, और नंगे बदन वो घूमता फिरता मगन रहता था। बाड़ी में जाता था, बगीचे में जाता था, खेती में सहयोग करता था, लौकी के बीज को लाता था और उसको लगाता था। बीज लौकी का लगाता, लौकी के बीज को लगाने में मेरी मदद करता था। ये सारी चीजें मुझे बहुत याद आती हैं। तुझे बतलाता की बेला, ने फलानी फूल झेला, तू की उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। और पिताजी माँ को कहते हैं कि जब वो बाहर से लौट कर आता था तो तुम्हें बताता था कि बाहर क्या क्या है, किस किस चीजों की बेला लताएं लगी हुई है, कौन कौन से फल हुए हैं, कौन कौन से फूल झूल रहे हैं, फल फूल आखिर पौधों में किस प्रकार झूला झूल रहे हैं। ये सारी बातें वो तुम्हें बताया करता था। तू की उसके साथ जाती, तुम क्या हमेशा उसके साथ जाती थी? उसके साथ तो मैं जाता था। मैं देखता था कि कैसे वो मस्ती करता है। आज इससे याद आती, और आज मुझे यही सब चीज मुझे बहुत याद आती है। ऐसा जेल में बैठे बैठे भवानी प्रसाद मिश्र जी सोच रहे हैं कि पिताजी माँ को ये सब जवाब दे रहे होंगे। मैं ना रोऊंगा कहाँ होगा, और फिर पानी बहा होगा, फिर से उसके बाद कारे, 5वें की याद कारे। पिताजी कहते हैं मैं ना रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगा। फिर वो रुक जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, और फिर पानी बहा होगा, और फिर से पानी अपने घर में भर जाता होगा, और उसे सभी मिलकर बाहर की ओर निकालते होंगे। दृश्य उसके बाद का रे, और उसके बाद का जो दृश्य रहता है, पूरा घर गीला हो जाता है, कीचड़ से भर जाता है। 5वें की याद का रे, और 5वें पुत्र की याद में दोनों माता पिता खोए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई पागल, बहन पागल, और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। मेरे भाई बहन पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे। उनको उनको और किसी चीज की सूझ नहीं होगी। उन्हें लगता होगा कि मेरे एक भाई कहाँ है, इस बारिश में वो कहाँ परेशान हो रहे होंगे। और अम्मा बादलों के समान, बादलों की ओर टकटकी लगाए बैठी रहती होगी, बादलों को निहारती होगी कि कब ये बारिश बंद हो और मेरे पुत्र पर कोई संकट ना हो। अब उन्होंने अपने घर में अपनी भौजी जो सरला है, अपनी भौजी की बात कर रहे हैं कि उनकी जो भौजी का स्वभाव है, भौजी का अर्थ होता है भाभी। उनकी जो भाभी है उनका स्वभाव कैसा है? वो बिल्कुल सरला है, सरल है, बहुत सुलझी हुई महिला है। बिल्कुल पानी की तरह वो सहज और तरल है। मतलब पानी जिस प्रकार आसानी से बह जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी भौजी का भी स्वभाव है। सर्व से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन जुआ होगा। कवि कहते हैं कि सर्व से मैं रो भी ना पाया हूँ, ना तो मेरे घर के लोग कोई रो पा रहे होंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि उनके बेटे तो गर्व से देश की आजादी के लिए सहयोग देने गए हैं। यदि कोई रोएंगे तो उनके लिए वो शर्म की बात होगी, लेकिन वो भीतर ही भीतर छटपटा रहे होंगे। लेकिन रो नहीं पा रहे, इसलिए उनके अंदर दर्द भीतर ही भीतर पल रहा है, और वो भीतर ही भीतर खूब छटपटा रहे होंगे। आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन जुआ होगा। लेकिन आज जब बारिश हो रही है, पानी इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो सबका मन भीतर तक भीग गया होगा,
और कोई भी अपने आप को रोने से नहीं रोक पाया होगा। सबको मेरी याद आ रही होगी, सबको मेरी चिंता हो रही होगी। दोस्तों, अगली पंक्ति है, अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है, एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। कवि कहते हैं कि अब पानी थम गया है, अब पानी रुक गया है, लेकिन हमारा जो मन है वो निहायत, निहायत का अर्थ होता है अत्यंत। हमारा जो मन है वो अत्यंत दुखी हो गया है, अत्यंत दुखी हो गया है, नम हो गया है। एक से बादल जमे हैं, और एक और अभी भी बादल जमे हुए हैं, गगन भर फैले रमे हैं, और अभी भी आकाश में बादल चारों तरफ फैले हुए हैं और रमे हुए हैं। मतलब बारिश जरूर रुकी है, लेकिन आकाश से बादल नहीं हटा है। ढेर है उनका ना फाके, जो कि किरणें झुके झाके, लग रहे हैं वे मुझे यो, माँ की आंगन लीप दे जो। कवि कहते हैं कि उन बादलों के ढेर को देखकर, उनके जो टुकड़े टुकड़े सभी जगह बटे हुए हैं, उनको देखकर जो कि किरण झुके झाके और बीच बीच से बादल के कभी कभी बीच बीच से किरण भी निकलती है, उन किरणों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच से निकली उन किरणों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहे हैं वे मुझे यो, वो किरणें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ की आंगन लीप दे जो, कि मेरी माँ के आंगन जो कि इन बादलों ने पूरा धो डाला है, किरणें अब उन बादलों से, बारिश के पानी को सुखाकर उसे सूखा बदल बदल देना चाहती है। और लिपना मतलब गोबर मिट्टी से मिलाकर गांव घरों में लिपने की परंपरा रही है, सफाई करने का तरीका रहा है। तो किरणें को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे अब वो निकली है मेरी माँ के आंगन को लिपने के लिए। गगन आंगन की लुनाई, दिशा के मन में समाई, 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की लय छाप है रे। कवि कहते हैं ये गगन और आंगन की जो सुंदरता है वो चारों तरफ फैली हुई है। दोस्तों, लुनाई का अर्थ होता है सुंदरता, और दिशा, जो ये दसों दिशाएं हैं, उनके मन में इन सुंदरता के स्वरूप बस गए हैं। 10 दिशा चुपचाप है रे, ये दसों दिशाएं चुपचाप है, वो मौन रहकर इस सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। स्वस्थ स्वस्थ की लय छाप है रे, और इस बारिश के कारण लोगों के घर घर में पानी आ जाता है और फसल होती है, जिससे लोग खा पीकर स्वस्थ होते हैं। तो ये चारों तरफ स्वस्थ की छाप दौड़। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बारिश के बाद का दृश्य का वर्णन किया है। झाड़ मतलब पेड़ पौधे, वो मानो आंखें बंद करके, वो इतनी हवा में झूमे थे, आंख बंद करके अब सांस को रोक करके वो पूरी तरह से स्थिर खड़े हो गए हैं। वो अब हिल नहीं रहे हैं, बस चुपके से छुप कर खड़े, जैसे मानो कि हवा के साथ झूमते झूमते वो थक चुके हैं। क्षितिज पर जैसे जड़े हैं। क्षितिज एक भ्रम का नाम है दोस्तों, जो ये दर्शाता है कि एक जगह जहां पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब कुछ कुछ पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं और दूर से देखने पर लगता है कि उसके ऊपर ही आकाश है, जबकि ये सच नहीं है दोस्तों, ये एक भ्रम है, और उस भ्रम का नाम ही क्षितिज है। ऐसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ आकाश से जाकर मिलकर चुपचाप सांसों को रोककर, आंखें बंद करके, बिना हिले बस चुप करके खड़े हैं। अगली पंक्ति है, एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है, आदमी के उड़ विचारे, किस लिए इतनी त्रिशारे। दोस्तों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब पक्षियों के चींची चींची की आवाज आने लगती है। जब बारिश खत्म होता है, आकाश साफ हो जाता है, तब पंछी के बोलने की आवाज आती है, और वो इतनी चींची चींची करते हैं, उसकी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने उड़ के, मतलब अपने हृदय के घाव को खोल कर रख दे रहे हैं, अपने हृदय के दर्द को खोल कर रख दे रहे हैं। क्यों वो दुखी है? क्योंकि बारिश तो काफी हुई, जिसके कारण वो उड़कर दाना पानी अपने लिए खोज कर नहीं ला पाए, उनके घोंसले उजड़ जाते हैं इतनी ज्यादा बारिश होने से, जिसके कारण उनके अंदर का दर्द वो छलक छलक कर बारिश होने के बाद बाहर निकलता है। आदमी के उर विचारे, और मनुष्यों के हृदय को लेकर आप विचार करें कि मनुष्य के हृदय पर क्यों बस क्या बीत रही होगी।
किस लिए इतनी तृषा रे? तृषा का अर्थ होता है प्यास। कवि कहते हैं कि ये बादलों के अंदर इतनी प्यास क्यों है, इतना सबके अंदर प्यास क्यों है कि इतनी ज्यादा बारिश होती है, वो घर घर पे पानी भर देता है। बादलों पेड़ पौधे सभी गिर पड़ते हैं, कई बार पंछी पंछी आवाज करने लग जाते हैं और सबके घर में पानी घुस जाता है। कई तरह की समस्याएं होती है, लेकिन बरसात का मौसम बहुत आनंद भी देता है। अगली पंक्ति है, तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना, और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। कवि कहते हैं कि तू जरा सा, क्या इतने दुख जो तुम इतना बादल के कारण इतनी सारी दुख मनुष्यों को सहना पड़ता है, क्या तुम वो सारी चीजों को सहोगे? वो बादल से कहते हैं, क्या तुम इन सभी दुखों को खुद सह पाओगे? और इस पर बस नहीं है। लेकिन फिर वो बादल की तरफ से कहते हैं कि उस पर उसका कुछ भी बस भी नहीं है, उसका तो काम है बरसना। उसे बादल पूरे आकाश में छा जाना, काले भाग रूप में ले लेना और फिर उसका धरती पर बरसना, ये तो उसका स्वभाव है। वो उस पर इस बात का कोई बस ही नहीं है कि वो अपने आप को बरसने से रोक पाए। बस बिना कुछ रस नहीं है। और अगर इस पर वो बस कर ले, यदि बारिश ना हो तो फिर इस धरती पर कोई रस ही नहीं रहेगा। रस का अर्थ हुआ दोस्तों आनंद, कि बरसात के कारण ही आनंद है। यदि बारिश ना हो तो तुम्हारे जीवन में पृथ्वी पर कोई आनंद ही नहीं रहेगा। हवा आई उड़ चला तो, लहर आई मुड़ चला तो, लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। कवि कहते हैं कि जब बादल छाया रहता है और उस समय हवा चलती है, तो हवा क्या करती है? बादलों को उड़ाकर ले जाती। तो हवा आई और तू उड़ चला, लहर आई मुड़ चला, और हवा की लहर आती है, वो जिस तरफ चाहता है उस तरफ तुम्हें मुड़ा कर लेके चला जाता है। लगा झटका टूट बैठा, और जब बिजली की गर्जना होती है तब बादल टूट भी जाते हैं, मतलब एक जगह पर जहां संगठित है वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। गिरा नीचे फूट बैठा, और यदि वही बादल नीचे की ओर गिर जाता है, एक जगह पर बादल फूट बैठता है, वो जहां गिरता है वहां तबाही गिरा देता है। दोस्तों अगली पंक्ति है, तू की प्रिय से दूर होकर वह चला रे पूर्ण होकर, दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु संचित हास तेरे। कवि कहते हैं एक बादल को कि तुम क्या अपने प्रिय से दूर हो गए हो, जो इतना बरस रहे हो, तुम्हारी आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं, तुम्हारी बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कवि कहते हैं तुम क्या अपने प्रिय से दूर हो गए हो? वह चला रे पूर होकर, पूर का अर्थ हुआ दोस्तों बाढ़, जल प्रवाह, कि तुम यहाँ पर बाढ़ के रूप में, जल प्रवाह के रूप में बहे चले जा रहे हो। दुख भर क्या पास तेरे, तुम्हारे पास में क्या दुख भरा हुआ है, उसी के कारण तुम्हारे अंदर से इतनी आंसू बह रहे हैं, तुम बाढ़ की तरह बरसते चले जा रहे हो। अश्रु संचित हाथ तेरे, तुम्हारी जो ये गर्जना हो रही है, ये लग रहा है जैसे तुम हंस रहे हो, ये हास तो तुम्हारे आंसुओं के संचित है, मतलब आंसू से जमा किया हुआ हास है। तुम्हारी ये हंसी कोई खुशी वाली हंसी नहीं है। दोस्तों बादल जो गरजता है उसकी गर्जना को कह रहे हैं कि ये अश्रु से संचित, आंसू से भरा हुआ ये हास है तुम्हारा, ये हंसी है तुम्हारी। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसा, मन की बड़ का झाड़ जैसा। कवि कहते हैं कि पिताजी का जो वेशभूषा है, उनका जो पूरा कद काठी है, वह मुझे अंदर ही अंदर क्लेश दे रहा है, मतलब पीड़ा दे रहा है, अशांति दे रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो देह है, देह एक पहाड़ जैसा, उनका जो शरीर है, उनकी जो देह है, वो तो पहाड़ जैसा है, विशाल है, वो बहुत शक्तिशाली इंसान है, सशक्त रूप से वो खड़े रहते हैं। मन की बड़ का झाड़ जैसा, और उनकी जो मन है, मन, उनका मन किस तरह से खड़ा रहता है, तो जिस प्रकार झाड़ मतलब पेड़ पौधे तटस्थ खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मन भी उनका अचल रूप से तटस्थ खड़े रहते हैं। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट लगले, दूध की नदी उमगले। उनके परिवार में, मतलब जैसे उनको उन्होंने पेड़ कह के संबोधित किया, मतलब उनके सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो उनके पेड़ के पत्ते हैं, तना है। तो यदि उनके परिवार का एक भी पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए,
तो बस उनकी जो बस मतलब सब्र, उनकी जो सब्र की बात है वो मानो जैसे फूट जाती है। वो उनकी बात पूरी तरह से टूट जाती है और वो व्याकुल होकर अपने परिवार के लिए लड़ पड़ने के तैयार हो जाते हैं। एक हल्की चोट लग ले, अगर उनके परिवार पर कोई हल्की सी चोट भी लगा दे, कोई हल्की सी चोट उनके परिवार को लग जाए, दूध की नदी उमगले, तो वह दूध की नदी उमड़ लेते हैं अपने परिवार के लिए। दूध की नदी उमाड़ना मतलब अपने परिवार के लिए अ, त्याग करना, या अपने परिवार के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजों को जमा करना, ताकि उनके परिवार को किसी भी तरह की कष्ट ना हो। दूध की नदियों को जमा करना मतलब ये साधन संपन्नता का प्रतीक है। वो अपने परिवार को कभी किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए वो सभी जरूरत की चीजों को जमा करके रखते हैं। अगली पंक्ति है, एक टहनी कम न होले, कम कहाँ की खम न होले, ध्यान कितना फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी। कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी कभी भी अपने परिवार में किसी प्रकार की हानि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मेरे परिवार की एक भी टहनी कोई भी कम ना हो, मतलब जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं कोई भी उसमें से एक कहीं भी हानि ना हो, किसी की किसी न किसी प्रकार की कमी ना हो। कम कहाँ की खम ना होले, मतलब कोई किसी का नुकसान हो जाना तो दूर की बात है, किसी को जीवन में किसी प्रकार की खम मतलब किसी प्रकार का कष्ट भी ना हो। ध्यान कितना फिक्र कितनी, वो कितना परिवार का ध्यान रखते हैं और कितना परिवार की फिक्र करते हैं। डाल जितनी जड़े उतनी, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने पिता को एक पेड़ के समान बताया जो तटस्थ खड़े रहकर हर समय आसमान से बातें करते हैं, मतलब वो पूरे बहादुरी के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। वो कहते हैं जितनी उनकी पेड़ों की डालियां हैं उतनी ही उनकी जड़ें मजबूत है, मतलब वो जितने मजबूत है उतनी ही उनकी डालियों को वो मजबूत बनाकर रखना चाहते हैं। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, यह नहीं जी चीर देना। अब वो हवा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे हवा, मेरे पिताजी का यह हाल है कि वो सबकी उतनी फिक्र करते हैं और यदि किसी का नुकसान हो, किसी को तकलीफ हो, तब वो टूट जाते हैं। तो उनका ये हाल है, वो इसी तरह सबका ख्याल रखते हैं। अब वो हवा से कहते हैं कि तुम उनको धीर देना, तुम उनको साहस देना, मेरा संदेशा उन तक पहुंचाना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यह नहीं जी चीर देना, और यह नहीं कि उनके पास जाकर तुम मेरी समस्याओं को कहना और उनके हृदय को चीर देना, उनके हृदय को दुखी कर देना। कभी एक एक के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरे पिता को जाकर दिलासा दो कि वो मेरे लिए परेशान ना हो। कभी कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वेद को वे न तरसे। कवि कहते हैं अब हरे सावन से कि हे सावन, हे सजीले हरे सावन, तुम तो पुण्य की भूमि हो, मतलब तुम्हारे महीने में बहुत सारे पर्व त्योहार आते हैं। शिवरात्रि, ये सोमवारी व्रत, ये सब कुछ सावन के महीने में ही होता है। इस महीने में बहुत सारे लोग लहसुन प्याज तक खाना छोड़ देते हैं, मीट मछली खाना छोड़ देते हैं, इसलिए इनको पुण्य पावन कहा जाता है सावन के महीने को। और बहुत तरह के त्योहार भी इस महीने में मनाए जाते हैं। तो और इस महीने में बहुत ज्यादा बारिश भी होती है। तो कवि कहते हैं तुम बरसो वे ना बरसे, तुम बरसो लेकिन मेरे पिता की आंखें कभी ना बरसे, उनकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए। पांचवे को वे ना तरसे, और कभी भी अपने पांचवे पुत्र को लेकर वे कभी भी ना तरसे, कभी भी उनके मन में मेरी याद ना आए और कभी वो मुझे लेकर उनके मन को में पीड़ा ना पहुंचे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कहते हैं उनको जाकर ये संदेश देना कि मैं बहुत मजे में हूँ, मैं सही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, घर नहीं है बस यही है, मतलब घर नहीं है लेकिन मैं ठीक ठाक यहाँ पर रह रहा हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। मेरे पास घर नहीं है, बस यही है जेल की एक कोठी, मैं जेल की कारागार में बंद हूँ, लेकिन यही जो बस है वो बड़ा बस है, मतलब इसके नीचे मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बस यहाँ बंदी हूँ लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसी बस से सब विरस है, और इसी बस से मतलब मुझे इस ये जो मिला है इसी से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अ, उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के में भाग लिया हूँ
और अपने देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा योगदान दे रहा हूँ, उसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो प्रकृति के विभिन्न आयाम से यह संदेश वो और भोजन ढेर मेरा। कवि ने बहुत ही मस्त अंदाज में कहा है कि आप हवाओं से, सावन से, कि मेरे पिता से कहना और कहना मस्त हूं मैं, और उसे जाकर कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, मगन हूं मैं यहाँ पर, मुझे कोई दुख नहीं है, कातने में व्यस्त हूं मैं। दोस्तों, जब गांधी जी ने आह्वान किया था कि लोग अपने खादी के वस्त्र खुद ही बनाकर पहनो, अंग्रेजी वस्त्र का त्याग कर दो, तो लोग अपने से ही चरखा चला कर वस्त्र बनाते थे और खुद अपना बनाया पहनते थे। तो कवि ने कहा है कि मेरे पिता से कहना मैं बस मस्त भी हूँ और दिन रात सूत काटने में व्यस्त भी हूँ, सूत काटने में, और सूत काटने के बाद वस्त्र बनाकर पहनने में। और कहते हैं वजन 70 शेर मेरा, 70 शेर। कहते हैं मेरा खा खा कर मैं इतना खा रहा हूँ कि मेरा जो वजन है वो 70 शेर हो गया है। मतलब वो बताते हैं कि मेरा जो वजन है वो 70 केजी के आसपास ही है, और भोजन ढेर मेरा, और मेरा जो भोजन है वो ढेर सारा, मैं बहुत सारा यहाँ खाता हूँ, मैं जितना मांगता हूँ उतना मुझे मिलता है, और मैं पेट भर के ठीक से खा रहा हूँ। कवि कहते हैं अगली पंक्ति में, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर खेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहते हैं कि जाकर मेरे पिता से कहना कि मैं दिन भर कूदता हूँ खेलता हूँ, मेरे जीवन में जो भी दुख आता है मैं डट कर उसे दुख को ठेल कर हटा देता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, और मेरे पिता से कहना कि मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत मगन हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं। ये नहीं जाकर मेरे पिता से कहना कि मैं अस्त हूँ, मतलब मैं दुखी हूँ, मेरा चेहरा उतरा हुआ है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, ऐसा कोई भी बात मेरे पिता के पास जाकर मत कहना। उनसे कहना कि मैं कूद रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और पूरा दिन मस्त रह रहा हूँ। हाय रे, ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि लास्ट में कहते हैं कि हे हवाएं, हे सावन, हे मेरे आसपास की प्राकृतिक चीजें, उनसे जाकर ऐसा ना कहना कि जो कुछ भी तुम मेरे आसपास देख रहे हो ऐसी कोई स्थिति का वर्णन उनके पास जाकर मत कर देना, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ ये सब कुछ उनके पास जाकर मत कहना। कह ना देना जागता हूँ, उनसे उनसे जाकर ये मत कहना कि मैं हर समय जग रहा हूँ, मुझे सोने तक का ठिकाना मेरे पास नहीं है, बैठे बैठे ही नींद मारनी पड़ती है, आदमी से भागता हूँ, और यहाँ पर कोई दूसरा आदमी मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले यहाँ बैठे समय काट रहा हूँ, ये बात भी उनसे जाकर मत कहना। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, कह ना देना मौन हूं मैं, खुद ना समझू कौन हूं मैं, देख ना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। कवि कहते हैं कि यह जाकर उनके पास मत कहना कि मैं मौन सा बैठा रहता हूँ, मौन सा मैं पड़ा रहता हूँ, कुछ ना बोलता हूँ, ना मेरे पास कोई आकर कुछ बोलता है, खुद ना समझू कौन हूं मैं, और मैं खुद भी ये चीज ना मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, या मैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अकेले में पड़ा हूँ और पता नहीं मुझे इस अकेलेपन से कब मुक्ति मिलेगी। मेरी जो हालात है इनमें से कुछ भी उनके सामने जाकर वक्त मत देना, और ना ही उनके सामने ऐसा कुछ चेहरा बनाकर रखना कि उन्हें मेरे बारे में कुछ शक हो जाए कि उनका पुत्र यहाँ पर बहुत दुखी है, ऐसा कुछ भी उनके साथ मत कहना। हे सजीले हरे सावन, हे कि पेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। फिर से उन्होंने अपनी बात सावन से कही कि हे सजीले हरे सावन, हे सजीले मतलब अच्छे स्वभाव वाले सावन, तुम तो पुण्य की भूमि हो, तुम तो पुण्य पावन हो। क्यों ये पुण्य पावन है ये मैंने आपको बता दिया है कि सावन महीने में बहुत सारे अच्छे रूल को फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं, इस कारण से सावन महीने को पुण्य पावन माना जाता है। कभी सावन के महीने से कहते हैं तुम बरस लो, क्योंकि सावन के महीने में बहुत बारिश होती है, तुम बरस लो लेकिन मेरे पिता न बरसे, उनकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए, पांचवे को वे न तरसे, और कभी भी वो अपने पांचवे पुत्र को लेकर तरसे नहीं, उनको मेरी याद ना आए, उन्हें जरा सा भी मुझे मेरे बारे में सोचकर उनको थोड़ा सा भी कष्ट ना हो। तो प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, ये थी हमारी आज की कविता घर की याद, जिनके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी।
भवानी प्रसाद मिश्र जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी और जेल में बैठे बैठे ही उन्हें अपने घर की याद आ रही है कि मेरे घर के लोग, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन सभी मेरे लिए चिंतित होंगे कि मैं इस बारिश में, बरसात में, घनघोर बारिश में कहाँ हूँ, कैसे समय बिता रहा हूँ। तो वो उन्होंने सबसे प्रार्थना किया है अपने आसपास के प्राकृतिक छटाओं से कि मेरे पिता को जाकर संदेश दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको मेरी कोई स्थिति के बारे में मत बताना ताकि वो दुखी हो और उनको मेरे कष्ट वाले जीवन के विषय में कोई शक हो। यही प्रार्थना उन्होंने हवाओं से, बादल से, सावन से किया है और उसी का वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया है। तो दोस्तों, यह कविता पढ़कर तो मुझे तो बड़ा आनंद आया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत आनंद आया होगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो पढ़कर आपको हेल्प मिली, आपको ये कविता अच्छी लगी, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में अपनी कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पार्ट में मिलूंगी आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।